नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। यानी यह वीडियो उन साथियों के लिए है जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 में 2 टाइम्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आपके जो भी कन्फ्यूजन्स है रैंक के निर्धारण, वो इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सस्पेंस दूर हो जाएंगे। तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो रिजल्ट जारी किया जा चुका है, अब उसमें लगभग 2 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। यानी लंबवत रिजर्वेशन के अंतर्गत 2 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। और उसके अलावा जो आपका हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण है, उसमें 5 से लेकर 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। तो अब आप लोगों के सामने समस्या है कि इसमें 2 गुना या 5 गुना में मेरा फाइनल चयन होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से मुझे रैंक काउंट करनी है। और उसके अलावा राजस्थान सरकार का डीओपी यानी कार्मिक विभाग के जो रिजर्वेशन के रूल्स है वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, एनपीएच के लिए क्या प्रावधान है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या प्रावधान है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या प्रावधान है, क्या कोई कैंडिडेट जनरल टॉप कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है। तो जब भी आपको इन रूल्स और नियमों का पता होगा, जब भी आप प्रॉपरली रैंक को काउंट कर पाएंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा, डिटेल से बात करेंगे। पहले तो रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे आपके जो कट ऑफ्स है ऑल कैटेगरीज की कितनी गई है, फिर रैंक आपको कैसे चेक करना है। यानी ये आपके टॉपिक रहेंगे इस वीडियो में। फिर फाइनल कट ऑफ आपका एस्टिमेटेड कितना जाएगा, रिजर्वेशन के रूल्स कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट आपका कार्मिक विभाग के परिपत्र या आदेशों के बारे में बात करेंगे। यानी जब आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा किस प्रकार से किया जाएगा। यानी कार्मिक विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के जो परिपत्र या सर्कुलर या ऑर्डर है वो कौन कौन से हैं। फिर बात करेंगे लंबवत या क्षैतिज आरक्षण यानी क्या होता है, और टीएसपी का रूल्स क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी नॉन टीएसपी की जो लिस्ट है आपकी 34-35 हज़ार पेज की है, जिसमें टीएसपी कैंडिडेट भी इसमें क्वालिफाई हो रहे हैं। तो आपके सामने कंफ्यूजन है कि नॉन टीएसपी में टीएसपी कैसे आ सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसका क्या रूल्स होता है, क्या प्रोविजंस होता है। और इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स पर्सन है, पीएच है, एक्स सर्विसमैन है, उनके आरक्षण के नियम उनके रिजर्वेशन रूल्स के बारे में बात करेंगे। फिर आपकी जो फाइनल मेरिट्स है वो किस प्रकार से तैयार की जाएगी, क्या है, यानी आपकी फाइनल मेरिट किस प्रकार से तैयार की जाएगी, उसमें रिजर्वेशन के कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे उसके बारे में बात करेंगे। और फिर जनरल टॉप करने के नियम क्या क्या है। यानी आप लोगों ने सुना होगा कि जनरल को अगर कोई कैंडिडेट जनरल के बराबर मार्क्स लाता है तो वो टॉप करता है। यानी अपनी कैटेगरी की सीट, जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनका कैंडिडेट अपनी रिजर्व कैटेगरी की सीट को बचाता है और जनरल की सीट को लेता है। तो उसके कौन कौन से रूल्स है, क्या सभी अभ्यर्थी जनरल टॉप कर सकते हैं जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं या नहीं करते, उनके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे आपकी आरक्षक सूची कब तक जारी होगी, कितने पदों की होगी, परीक्षा फॉर्म आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कब से ऑनलाइन किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ये है टॉपिक्स आपके हैं, जैसा कि इसमें मैं बता चुका हूँ किस किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आपका जो अभी 2 दिन पहले जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके बारे में, कट ऑफ के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी प्रत्येक कैटेगरी की टीएसपी और नॉन टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई है। तो यहाँ पे बात करना निरर्थक है, अनावश्यक समय बर्बाद नहीं करेंगे। यानी आपकी जो कंफ्यूजन है कि आपको रैंक किस प्रकार से काउंट करना है, आपको यह देखना है कि मेरा इसमें कौन सी स्टेज या कौन से रैंक पर सिलेक्शन हो रहा है, 1 गुना में या नहीं हो रहा है, उसके बारे में आपको किस प्रकार से काउंट करना है। तो कई साथी ऐसे हैं डायरेक्ट ही जनरल की, जैसे मान के चलो 13,000 के आसपास सीट है तो 13,000 सीट जनरल की मान रहे हैं, फिर उसके हिसाब से अपनी कैटेगरी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको हजारों यूट्यूबर भी ऐसा ही बता रहे हैं। तो आपको रूल्स का ध्यान रखना है किस प्रकार से जनरल की सीटें काउंट करनी है। उसके अलावा जो आरक्षित श्रेणी की कैटेगरीज है, जैसे आपका एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, डुबलस है, तो उनमें से जो सामान्य सीटें हैं, यानी महिलाओं की अलग सीटें होती है, सामान्य में आपकी महिला भी आ सकती है और पुरुष भी आ सकते हैं। ठीक है। तो उनमें से आपकी जो सीटें दे रखी है, क्या वो एक्चुअल वही सीटें हैं या उनमें से किस प्रकार से माइनस करना होगा आपको 1 गुना के रिगार्डिंग। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, उसमें बात करेंगे। तो पहले उदाहरण के रूप में देखते हैं इसको, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखिए, अच्छे तरह देखना। अब इसके बारे में आप सभी को पता है कि आपकी जो वैकेंसी है 53,750 है। कितनी है? 53,750 वैकेंसीज है। अब आरपीसी में आपकी पहले 34 है, अब इसमें 35 हो चुकी है। सचिवालय में आपकी 594 है, और अधीनस्थ विभाग है आपके जो 47,571 है, जिसमें आपका आरपीसी और सचिवालय की जो वैकेंसी है, यानी सचिवालय की 594 है और आरपीसी आपकी 35 है। तो इनमें टीएसपी वाला सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है? यानी इसमें टीएसपी नहीं है। और जो अधीनस्थ डिपार्टमेंट होते हैं उनकी आपकी 47,571 वैकेंसी है। इसमें आपका टीएसपी एरिया इंक्लूड है। ठीक है। ऊपर वाली में नहीं है और इसमें है। तो टीएसपी एरिया की वैकेंसी के बारे में बात करें, आपकी 5550 वैकेंसी है। ये तो अपनी ब्रीफ में देख रहे हैं कि आपकी वैकेंसी
कितनी है और आपको कैसे निकालना है। ठीक है। अब इसमें नॉन टीएसपी को एग्जाम्पल मान के कर रहे हैं, यानी जो नॉन टीएसपी कैटेगरी है उसको एग्जाम्पल मान के कर रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आप जो टीएसपी कैटेगरी है अधीनस्थ डिपार्टमेंट्स की, उसका आप एनालिसिस या विश्लेषण कर सकते हैं। तो नॉन टीएसपी को मान के विश्लेषण करेंगे। तो देखिए इसमें जो आपका आरक्षण होता है, क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, वो दो प्रकार का होता है। पहले आरक्षण के बारे में बात करते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं कि आरक्षण होता क्या है, कैसे इसको निकालते हैं। देखिए आरक्षण आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका लंबवत आरक्षण, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। अब लंबवत आरक्षण के अंतर्गत जो आपकी सीटें होती है, ठीक है, वो प्रत्येक कैटेगरी अलग अलग होती है, ठीक है। और जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसमें जो कैटेगरी होती है, जैसे आपका हॉरिजॉन्टल मान के चलो, आपका एसटी के उदाहरण लेते हैं, तो एसटी के अंतर्गत जो आपकी जो सीट्स दी गई है, तो वो सीट्स सिर्फ उसी कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए डिवाइडेड की जाएगी, अन्य व्यक्तियों के लिए डिवाइडेड नहीं की जाएगी। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल में आपकी बात करें तो जो महिलाएं होती है, महिलाओं का आरक्षण हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे विधवा परित्यक्ता है, तो वो उसी जो कैटेगरी की सीट्स निकाली गई है उसी कैटेगरी में उनकी सीटें दी जाती है, ठीक है। अब इनको आगे देखते हैं। तो जो आपकी जनरल में सीट्स दी गई है नॉन टीएसपी एरिया में, तो 12,900 कितनी है, 12,923 सीट्स है। अब इसमें 12,923 सीट्स का ध्यान रखना है, इसमें सेक्रेटरी की भी शामिल है और आपकी अधीनस्थ डिपार्टमेंट और साथ में आरपीएससी भी शामिल है। महिलाओं की यहाँ पे 3857 है, एग्जाम्पल के समझाऊंगा आपको, और विधवा की आपकी 1158 है, प्रत्येकता की आपकी 276 है, ठीक है। ये तो हो गई आपका लंबवत आरक्षण। क्या हो गया, लंबवत आरक्षण। अब फिर होता है आपका क्षैतिज आरक्षण। क्या होता है, क्षैतिज आरक्षण। अब क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आपका एक तो आता है पीएच कैंडिडेट, यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड, यानी जो विशेष योग्यजन होते हैं वो अभ्यर्थी आते हैं। इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी आते हैं, यानी स्पोर्ट्स पर्सन उत्कृष्ट खिलाड़ी आते हैं। और इसके अलावा आपका एक्स सर्विसमैन आता है, ठीक है। अब इसमें एक्स सर्विसमैन में जो आपका डीओपी का 7 दिसंबर 2022 को नया अमेंडमेंट या नया सर्कुलर जारी हुआ था, उससे पहले क्या होता था कि एक्स सर्विसमैन की जितनी वैकेंसीज आती थी वो जनरल की, यानी जो जनरल की सीट्स होती है, यानी अनारक्षित वर्ग होता है, उसमें से उसको डिडक्ट या काटा जाता था। लेकिन अब उसमें समस्या ये थी कि पर्याप्त जो अदर कैटेगरी के लोग होते हैं उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाने के कारण इनको प्रत्येक कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइडेड कर दिया गया था। एंड दिसंबर 2022 के बाद में, उसके बाद में जितनी वैकेंसी जा रही है वो एक्स सर्विसमैन की अलग अलग कैटेगरी की, जैसे एससी की अलग आएगी, एसटी की अलग आएगी, ईडब्ल्यूएस की अलग आएगी, ओबीसी की, एमबीसी की, एक्सेट्रा जो भी आरक्षित कैटेगरियां हैं, और इसके अलावा अनारक्षित कैटेगरी की अलग अलग एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी दी जाएगी, ठीक है। बट इसके अलावा जो आपकी पीएच कैटेगरी यानी विशेष योग्यजन है और स्पोर्ट पर्सन की कैटेगरी है, वो अलग अलग नहीं दी जाती है, ठीक है। अब इसमें से जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें जो आपका क्षैतिज आरक्षण में, अब इसमें भी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जो विशेष योग्यजन होते हैं उसमें आपके कई प्रकार की कैटेगरी होती है। बी एलवी होता है, एलडीसीपी होता है, आईडी एमआई एसएलडी होता है, एचआई होता है, यानी 5 से 6 प्रकार की ये कैटेगरीज आपकी होती है। अब इसमें से जो आपका रिजल्ट निकाला जाता है, जैसे मान के चलो आपकी बी एलवी की 500 वैकेंसीज है, तो इनकी जो प्रत्येक कैटेगरी है इनकी अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, यानी बी एलवी की अलग कट ऑफ रहेगी, एलडीसीपी की अलग रहेगी, और आईडी एमआई एसएलडी की अलग रहेगी, एचआई की अलग रहेगी। इसके अलावा एक दो कैटेगरी और है उनकी अलग अलग कट ऑफ निकाली जाएगी। अब इसमें से कैसे निकाला जाएगा, अब इसमें कई अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि क्या बी एलवी की जो 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 भी ये आपके सामने पीएच की कैटेगरीज दे रखी है, लगभग आपकी ये 2000 यानी 2017-18 के आसपास मान के चलते हैं आपकी वैकेंसी है क्षैतिज आरक्षण में, यानी विशेष योग्यजन की। या नॉन टीएसपी के बारे में बात करें, इसके इस हिसाब से आप टीएसपी को भी का भी विश्लेषण कर सकते हैं। तो इसमें से अब सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, अभी कई लोग सोच रहे हैं कि क्या ये सीटें जनरल कैटेगरी से घटेगी पूरी या किस प्रकार से घटेगी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके जैसे उदाहरण ये देखते हैं, बी एल वी को देखते हैं, 500 सीट्स है। अब बी एल वी में जो कैटेगरीज होती है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत 500 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। कि कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, 500 कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, अब इसमें से जो प्रत्येक कैटेगरी है, जैसे आपकी एससी हो गई, जनरल हो गया, एसटी हो गया, एससी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, जो भी कैटेगरीज है ना आपकी, उनमें से इस कैटेगरी के बी एल वी के जो अभ्यर्थी है, दिव्यांगजन इनकी कैटेगरीज होती है, इनका प्रकार होता है, तो 500 अभ्यर्थियों का इसमें चयन किया जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये सीटें जनरल से ली जाएगी या एससी से ली जाएगी, तो इसमें से प्रत्येक कैटेगरी के 500 टॉप कैंडिडेट को लेना है। किसको लेना है, यानी प्रत्येक कैटेगरी के, चाहे आपका जनरल हो,
चाहे आपका एसटी का हो चाहे एससी का हो, इस प्रकार से वो जो आपकी और कैटेगरीज रहेगी है उनमें से 500 कैंडिडेट को, जो टॉप कैंडिडेट है 500 इसी कैटेगरी के 500 कैंडिडेट का इस प्रकार से चयन करना है, और जो मेरिट निकलेगी वो कंबाइंड निकलेगी। अब इसमें जो सीट्स माइनस होगी ये विशेष ध्यान रखना है कि 500 कैंडिडेट का अगर इसमें चयन होता है, जैसे मान के चलो इसमें से 400 कैंडिडेट जनरल के सेलेक्ट हो जाते हैं, उदाहरण के तौर पर मान रहे हैं, तो 400 सीट से जनरल की काटी जाएगी, यानी जनरल की जो सामान्य सीट्स है आपके नॉन टीएसपी में वो काटी जाएगी। इस प्रकार से आप टीएसपी का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो 400 सीट आपकी जनरल की कट गई। इसके अलावा अगर 10 कैंडिडेट एसटी के इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, किसमें, इसमें, तो 10 सीट जनरल की ना काट करके एसटी की काटी जाएगी। किसकी काटी जाएगी? एसटी की सीट जनरल, यानी जो सामान्य सीट्स होती है एसटी की, वो काटी जाएगी। और इसमें से अगर 20 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के सिलेक्टेड होते हैं तो सामान्य की जो सीट है ईडब्ल्यूएस की वो काटी जाएगी, ना कि जनरल की काटी जाएगी। इस प्रकार से आप प्रत्येक कैटेगरी का विश्लेषण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको आपके रैंक का निर्धारण करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्षैतिज आरक्षण। यानी इसमें से जो भी, यानी प्रत्येक कैटेगरी की इसमें अलग अलग कट ऑफ निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी, और इसकी भी अलग कट ऑफ निकलेगी। अब इसमें से ऐसा नहीं है कि किस कैटेगरी की सीट इसमें कितनी है। जो कैंडिडेट टॉप पे सेलेक्टेड होंगे, जैसे एचआई में 463 है, 463 कैंडिडेट को लेना है। अगर 463 कैंडिडेट में से कौन सी भी कैटेगरी कितने भी कैंडिडेट आ सकते हैं, ठीक है, तो अगर 400 कैंडिडेट में से किसी भी कैटेगरी कौन से कितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं, अब 300 अगर जनरल के आएगी, जनरल में से 300 सीट माइनस कर ली जाएगी। अगर 50 एसटी के इसमें आते हैं तो 50 एसटी की सीटों में से काटा जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर 20 आते 20 उनमें से काटा जाएगा। ठीक है, ओबीसी में से आते हैं ओबीसी में काटा जाएगा। यानी पर्टिकुलर किसी भी कैटेगरी से इसमें काटा नहीं जाएगा। जैसे मान के चलो एसटी की सीट जैसे अभी 4055 के आसपास दे रखी है इसमें नॉन टीएसपी में, अगर इस इनमें से अगर 20 कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाते हैं बीएलबी में, तो 20 इसमें से माइनस हो जाएगी। और अगर इनमें 20 होते हैं तो इस प्रकार से जो भी कैटेगरी में सेलेक्टेड होंगे उनमें से ये सीटें माइनस कर ली जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका पीएस कैटेगरी का। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। अब ये थोड़ा इसमें अलग सिस्टम चलेगा। एक्स सर्विसमैन में, एक्स सर्विसमैन क्या देखना है कि पहले तो क्या है, 7 दिसंबर 2022 से पहले, यानी 7 दिसंबर 2022 से पहले क्या था कि पहले जो एक्स सर्विसमैन की सीट्स आती थी वो कॉमन आती थी, यानी जिस प्रकार से आती थी, जैसे आपका ये क्षैतिज आरक्षण है विशेष योग्यजन का, उस प्रकार से आती थी। और जो सीट्स काटी जाती थी वो सामान्य की सीट से काटी जाती थी, यानी अनारक्षित वर्ग से काटी जाती थी। लेकिन दिसंबर 2022 के बाद में जो सीट्स आ रही है वो प्रत्येक कैटेगरी की, यानी जनरल की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एमबीसी की, सभी कैटेगरी की अलग अलग डिवाइडेड कर दी गई है रिजर्वेशन, यानी जो आपका आरक्षण है उसके प्रावधान के अनुसार। आरक्षण का सब आप सभी को पता है कि ओबीसी का 21% है, एससी का 16 है, एसटी का 12% है, एमबीसी का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 10% है। उस प्रकार से सीटें डिवाइडेड कर दी जाती है। अब इसमें मानते हैं कि आपकी जो सीट्स है जनरल की 2627 सीट्स है। अभी जो आपके नॉन टीएसपी एरिया में जनरल सीट्स है, ये एक्स सर्विसमैन की भूतपूर्व सैनिक की 2627 सीट्स है। अब इसमें से जो आपका सिलेक्शन होगा किस प्रकार से होगा, यानी 2627 में से जो सिलेक्शन होगा, अब जनरल में 2627 लोगों को लेना है एक्स सर्विसमैन को। अब जनरल की जो एक्स सर्विसमैन की सीट्स है यानी 2627 के आसपास है। अगर इसमें से जैसे आपका एसटी का हो गया, एससी का हो गया, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी का अगर कोई कैंडिडेट टॉप करता है तो इनकी सीट्स ले सकता है। किनकी? जनरल एक्स सर्विसमैन की सीट्स ले सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो नॉर्मल टॉप करते हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर बाद में। तो अगर कोई कैंडिडेट एसटी का एक्स सर्विसमैन है, एससी का है और एमबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, यानी आरक्षित वर्ग का अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, अगर वो जनरल की सीट में टॉप उसके नंबर उस ज़्यादा है तो वो जनरल के एक्स सर्विसमैन की सीट्स भी ले सकता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है। और अब ये सीट कैसे माइनस होगी, अब इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपकी क्षैतिज आरक्षण यानी पीएच की जो सीट्स 4th ग्रेड में दे रखी है, यानी ये 1718 के आसपास है। इसके अलावा आपकी 7-8 हज़ार के 800 एक्स सर्विसमैन की सीट्स है। और स्पोर्ट्स पर्सन की भी बात करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन की आपके 819 के आसपास सीट्स है। तो ये सीटें क्या अलग है, ये विशेष ध्यान रखना है कि ये सीटें आपकी अलग नहीं है। जो आपका लंबवत रिजर्वेशन है उसी में से ये सीटें दी गई है। ठीक है, उसी में से सीटें, अलग से कोई सीट्स नहीं है। अब इसमें यह है कि अगर 2627 कैंडिडेट जनरल के एक्स सर्विसमैन में सेलेक्टेड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अगर 2627 कैंडिडेट जनरल के एक्स सर्विसमैन में सेलेक्टेड हो जाते हैं जनरल कैटेगरी के, तो आपकी जो 12,923 सीट्स है, कितनी 12,923 सीट्स है ना, ये इसमें से इनको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और इसी के अकॉर्डिंग ही मैं बीच में आपको बताना भूल गया था, ये आपके पीएच कैटेगरी के विशेष योग्यजन है अभ्यर्थी, जैसे बीएल, जो भी आपका जो भी कैटेगरी बीएल, एलवी, एलडीसीपी, आईडी, एमआई, एसएलडी, एचआई है ना, एक्सेट्रा जो भी है, अगर इनमें से
अब इसमें इनमें से 500, 463, 558, 433 सीट्स दे रखी है, तो इनमें से ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप जनरल की पूरी सीट माइनस करेंगे, यानी इसमें से जनरल की कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं प्रत्येक कैटेगरी में, वो सीट्स आपको माइनस करनी है। कितनी करनी है? वो सीट्स आपको माइनस करनी है। जैसे मान के चलो आपके 2627 तो इसमें से सेलेक्ट हो गए एक तरीके से जनरल एक्स सर्विसमैन के, वो माइनस हो जाएगी। और इनमें से प्रत्येक कैटेगरी में जनरल के कितने कैंडिडेट इसमें सेलेक्टेड हो रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद में जो आपकी जनरल की सीट्स रहेगी, जैसे 3000 मान लेते हैं, कितने माने 3000, तो 3000 इसमें माइनस कर देंगे तो आपके 9223 सीट्स जनरल की रह जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग जो जनरल के सामने अभ्यर्थी सिलेक्टेड होंगे उसमें आपके जनरल आरक्षित वर्ग के टॉप भी करेंगे, तो 9223 सीट तक ही करेंगे। इस प्रकार से आपको सीटों को माइनस करना है। अगर ये सीटें, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर जो सीट्स दे रखी है अगर ये फिलअप नहीं हो पाती है, जो भी रीजन हो, अगर पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं या उन दस्तावेज सत्यापन में बाहर हो जाते हैं, वट जो भी रीजन हो, तो इन सीटों को पुनः इनमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर 2627 माइनस कर दिया, अगर ये पर्याप्त नहीं मिलेंगे, तो जितने अभ्यर्थी पर्याप्त नहीं मिलते हैं वो जो सीट्स 9223 में माइनस की है, यानी इतनी सीट्स बची, इसमें प्लस कर देंगे, इस प्रकार से इसमें प्लस कर देंगे। इस प्रकार से आपका क्षैतिज आरक्षण में आपका पीएच का बात कर चुके हैं, और फिर बात कर चुके हैं आपका एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन जनरल के बारे में बात की, उसी प्रकार से आपका जो भी जैसे एसटी का कोई जनरल एसटी का अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, तो अगर कोई सिलेक्टेड होता है, यानी टॉप तो कर सकता है वो जनरल एक्स सर्विसमैन में अनारक्षित वर्ग में, लेकिन अगर उसके अलावा और कैंडिडेट भी सिलेक्टेड हो रहे हैं तो एसटी की सामान्य सीटों से उनको माइनस किया जाएगा, यानी आपकी जो 4055 सीट्स है उनमें से माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी टोटल 4055 सीट्स है, बट उसमें से आपके जनरल एक्स सर्विसमैन कितने सिलेक्टेड होते हैं, उसके अलावा आपके क्षैतिज आरक्षण में विशेष योग्यजन कितने सिलेक्टेड हो रहे हैं आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में, उनको माइनस करना होगा। फिर उसके बाद में आपको रैंक का निर्धारण करना होगा। और इसके अलावा एक और होता है आपको स्पोर्ट पर्सन। क्या होता है स्पोर्ट पर्सन? तो स्पोर्ट पर्सन में भी क्या होता है कि पर्टिकुलर ये जनरल की सीट्स में से माइनस नहीं की जाती है। अब इसकी जो मेरिट बनती है वो कंबाइंड बनती है। क्या बनती है? कंबाइंड बनती है। अब जैसे आपका 819 स्पोर्ट पर्सन की वैकेंसीज है, अब इसमें से 819 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। कितने को करना है? 819 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो किस प्रकार से होगा? तो 819 में से अब हो सकता है जनरल के 500 कैंडिडेट आ जाए, 200 आ जाए, 300 आ जाए, जो भी हो, यानी इसमें लगभग प्रत्येक कैटेगरी से कैंडिडेट मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। कई बार पर्याप्त कैंडिडेट भी नहीं मिलते हैं। तो अब की बार जो आपका फोर्थ ग्रेड है इसमें तो काफ़ी कैंडिडेट है। हालांकि कट ऑफ तो कम गई है, क्योंकि इसमें 5 से लेकर 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, तो सिलेक्शन तो सिर्फ 1 गुना का होगा। जो ये 0.33 कट ऑफ गई है, इससे तो कम से कम 15 से लेकर 20 नंबर आपकी प्लस होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कैसे होगा? अगर स्पोर्ट्स पर्सन में कट ऑफ निकलेगी, तो मान के चलो जनरल के 400 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आपका 300 का हो जाता है, और बाकी जो कैटेगरीज बची है आपकी एस टी एस सी एम बी सी ओ बी सी, उनमें से 10 20 30 का सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यानी टॉप जो 819 कैंडिडेट है उनका यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और जितने कैंडिडेट इस स्पोर्ट पर्सन कैटेगरी के अंदर सेलेक्टेड हो रहे हैं, उसी रिलेवेंट कैटेगरी में से सामान्य में से वो सीटें माइनस कर दी जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है, यानी ये रिजल्ट तैयार करने की बहुत ही बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। अब इसमें एक और देख लेते हैं कि अभी मैंने ये कैलकुलेशन किया था, डाटा निकाला था कि नॉन टीएसपी के बारे में बात करें। नॉन टीएसपी में एक्स सर्विसमैन की कितने कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं वो देख लेते हैं। कि जो आपकी एसटी में मैंने निकाला था, तो एसटी में अब मतलब आपके 3350 कुल एक्स सर्विसमैन क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी जो भी यानी लगभग 100 गुना कैंडिडेट भी यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। 2 गुना दूर की बात है, 100 गुना कैंडिडेट भी यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस कारण से तो जितनी भी कैटेगरीज है जनरल के अलावा, उनकी जो सामान्य सीट्स है उनमें ज़्यादा लॉसेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। जनरल के अलावा आपके अदर कैटेगरीज आरक्षित, उनमें किसी प्रकार का कोई ज़्यादा लॉसेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त कैंडिडेट मिले नहीं है। इस कारण से आपकी सामान्य सीटें माइनस नहीं की जाएगी। तो एसटी में मात्र 73 कैंडिडेट मिले हैं, और जो सीट्स है आपकी एस टी की 736 प्लस सीट है, यानी 736 प्लस सीट्स दे रखी है। तो मात्र 73 कैंडिडेट मिले हैं। और जनरल के बारे में बात करें, 497 कैंडिडेट मिले हैं। कितने मिले? टोटल 497 कैंडिडेट मिले, और 2627 यहाँ पे सीट्स है। कितनी? 2627 सीट्स है। और ओबीसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, और ओबीसी सबसे ज़्यादा टॉप करती है जनरल को। तो ओबीसी में यहाँ पे 2106 कैंडिडेट मिले एक्स सर्विसमैन की। कितने मिले? 2106 मिले हैं, और 1106 प्लस वैकेंसी यहाँ पे दी गई है एक्स सर्विसमैन की। ईडब्ल्यूएस में 270 कैंडिडेट का चयन हुआ है,
यानी जो भी 100 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया वो 450 प्लस वैकेंसी है। एससी में मात्र 82 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और यहाँ पे 926 प्लस वैकेंसी है, और एमबीसी में मात्र 322 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और 492 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है। तो इस प्रकार से आपके 3350 कितने 3350 कैंडिडेट ही एक्स सर्विसमैन के लिए क्वालिफाई हुए हैं, यानी इनको 5 से लेकर 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करना था, लेकिन पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिले हैं। अब इसमें आपको क्या देखना है कि 3350 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। अब ये क्वालिफाई हुए हैं, अब इसमें स्वाभाविक है कि जनरल की 2627 सीट कितनी 2627 सीट है, तो 2627 कैंडिडेट तो जो टॉप है, यानी प्रत्येक कैटेगरी के जैसे एसटी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एमबीसी, ये चले जाएंगे इसमें जनरल की सीट में चले जाएंगे, यानी जनरल की सामान्य की जो सीट्स है आपकी 12,923 उसमें माइनस हो जाएंगे। और उसके अलावा आपके बाकी कितने रह गए, लगभग 400 300 मैंने 750 पौने 800 के आसपास कैंडिडेट है। उनमें आपके बाकी के ओबीसी की सीट से यहाँ पे जो एनए दे रखा था कट ऑफ में, अब उसमें थोड़ी कुछ कट ऑफ जाएगी क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट इधर भी आएंगे, तो इस कारण से जो कट ऑफ है इस प्रकार से निकलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल की सीटें माइनस होगी, बाकी कैटेगरी की नामात्र की सीटें माइनस होगी। हो सकता है एसटी की 73 है, जनरल में अगर पूरी टॉप कर लेते हैं तो वहाँ पे 73 सीटें जनरल से ले लेंगे। इस प्रकार से आपका ओबीसी भी लगभग जनरल में चले जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के भी लगभग चले जाएंगे, नामात्र कैंडिडेट है अपनी कैटेगरी से सीट लेंगे, तो ज़्यादा सीटों का नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, अब जनरल टॉप करने के नियम को देख लेते हैं कि अब आपके सामने कंफ्यूजन है कि जनरल को किस प्रकार से टॉप किया जाता है, कौन टॉप कर सकता है, उसके क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, वो आपको कंफर्म पता होगा, तभी आप डिसाइडेड कर पाएंगे जनरल टॉप करने के नियम क्या है। देखते हैं इसको पहले। यानी जनरल की सीट्स पर किसी भी आरक्षित वर्ग के क्या है, यानी जनरल की जो जो आपकी सामान्य की यानी अनारक्षित वर्ग की जो सीट्स आती है, जैसे आपकी 12,923 सीट्स है, यानी सामान्य यानी पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, महिलाओं की आपकी 3800 के आसपास है। तो जनरल की सीट्स पर किसी भी आरक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी जा सकते हैं, यानी जनरल की सीट्स पर आरक्षित वर्ग के पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों जा सकते हैं। जैसे आरक्षित वर्ग के बारे में बात करें तो आपका एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल है, ये आपको ध्यान रखना है, इस बारे में आप सब जानते हैं, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस है और एमबीसी है, ठीक है। और इसमें ये कैंडिडेट अगर उनके बराबर मार्क्स लाते हैं, अगर नंबर इनके ज़्यादा होते हैं जनरल के कैंडिडेट से अब या उनके बराबर, तो ये जनरल टॉप कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, अगर वो शर्त आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो आपको जनरल टॉप नहीं किया जाएगा। यानी इसमें जो अगर कोई अभ्यर्थी उम्र की छूट ले लेता है, क्या ले लेता है, जब जो ओवरएज व्यक्ति होते हैं राज्य सरकार द्वारा उनको छूट दी जाती है 3 वर्ष की, 5 वर्ष की, 10 वर्ष की, जो भी स्थिति है, अगर वो छूट ले लेता है, यानी फीस का मतलब नहीं है, अगर मान के चलो कोई एसटी का कैंडिडेट है, अगर वो फीस का लाभ ले रहा है तो उसे विवर्जित या वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको ये यानी आपके लिए मेन कंडीशन ये है कि आप उम्र का अगर छूट लेते हैं तो अगर आपके कितने भी मार्क्स हो जनरल से ज़्यादा या बराबर तो आपको जनरल टॉप नहीं किया जाएगा। अगर आप उम्र का किसी प्रकार का छूट नहीं लेते हैं तो आपको जनरल में टॉप किया जाएगा, यानी फीस के अलावा आपको किसी प्रकार की छूट नहीं लेनी है, ये इसमें कंडीशन होती है। नेक्स्ट है, और इसके ये तो बात कर चुके हैं, फिर है यानी जनरल महिला की सीट्स पर केवल आरक्षित वर्ग उपरोक्त की महिलाएं ही जा सकती है। अब ये ध्यान रखना आपको कि जो जनरल महिला होती है, क्या होती है जनरल महिला, यानी जो जैसे जनरल महिला की 3800 के लगभग सीट्स है, यानी अनारक्षित वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, अनारक्षित जनरल वाली महिला, अनारक्षित। तो जनरल महिला की सीट्स पर केवल आरक्षित वर्ग की महिलाएं जा सकती है, यानी जो अनारक्षित वर्ग की जो सीट्स आती है जैसे आपकी 3825 है, अब उनमें से अगर किसी आरक्षित वर्ग की, आरक्षित वर्ग में आपका एसटी आ गया, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की अगर कोई महिला अभ्यर्थी ज़्यादा नंबर लाती है तो वो जनरल महिला की सीट्स भी ले सकती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस प्रकार से कैलकुलेशन करना है। और इसके अलावा जनरल सामान्य सीट्स पर जनरल महिला भी जा सकती है, और यानी जो जनरल की सामान्य सीट्स होती है, यानी जो 12,000 13,000 सीट्स है उस पर सामान्य महिला भी जा सकती है, यानी उसकी कैटेगरी की महिला भी जा सकती है। और इसके अलावा पीएच है, यानी आपके जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत पीएच है, एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, भी जनरल टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यानी आपके जो कंफ्यूजन है इस वीडियो से दूर हो जाएंगे, उस प्रकार से आप कैलकुलेशन करना है कि एग्जैक्ट डाटा आपको तभी अंदाजा लग पाएगा कि हम किस पोजीशन पे हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, अपनी कितनी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। ऐसे हवाबाजी में तुक्के मारने में फायदा नहीं है कि कई लोग जिनकी रैंक के आ रही है 16-16 लाख, वो अपनी नौकरी सुनिश्चित मान रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है, तो ये आप इस भ्रम से दूर रहें। तो इसके अलावा है आरक्षित वर्ग की महिलाएं अपनी संबंधित कैटेगरी के पुरुषों यानी सामान्य सीट्स पर टॉप कर सकती है। अब इसमें क्या है, जो आरक्षित वर्ग है जैसे आपका
एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी नॉन क्रिमिनल हो गया, एमबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। तो जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, जैसे एसटी की उदाहरण तौर पे मानते हैं, एसटी की अगर कोई महिला है तो एसटी की जो सामान्य की सीटें होती है पुरुषों की, यानी पुरुष स्पेशल पुरुषों की नहीं होती, उसमें महिला भी जा सकती है। तो जो सामान्य सीट्स होती है, जैसे एसटी की महिलाएं हैं और जो एसटी की सामान्य सीट्स है, उनको अगर उनके बराबर नंबर ला रही है, उनसे ज़्यादा ला रही है, तो उन पर टॉप कर सकती है। क्या कर सकती है? टॉप कर सकती है। और प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं का आरक्षण होता है। जो अब इसमें महिलाओं का जो आरक्षण होता है किस किस प्रकार से आपको देखना है कि प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं का आरक्षण 30% होता है, जिसमें से 8% तो आपका विधवा के लिए होता है, विडो के लिए होता है, 2% आपका पृथकता या डाइवर्स के लिए होता है। अब इसमें एक कंडीशन है, अब ये महिलाओं इसमें किस प्रकार से आपको जो महिला अभ्यर्थी है उनको किस प्रकार से कैलकुलेट करना है। अगर कोई महिला अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रही है तो उनको ये अच्छी तरह से देखना है। अब इसमें क्या होता है कि महिलाओं में जो एक तो सामान्य सीटें होती है, उसके अलावा आपकी विडो की डाइवर्स की होती है। क्या होती है? विडो की डाइवर्स की होती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर विडो या डाइवर्स की सीट्स वेकेंट हो तो उसे उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। क्या ठीक है? जैसे मान के चलो एसटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण तौर पर मान रहे हैं, तो एसटी की कौन सी कैटेगरी आप मान सकते हैं? अगर एसटी की कोई विडो है और डाइवर्स की सीट्स दे रखी है, जैसे मान के चलो आपकी 100 सीट्स है उदाहरण के तौर पर, अगर वो वेकेंट है, प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं या जो भी रीजन हो, डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाते हैं, फर्जी हो, तो उन सीटों को भरने के लिए जो सामान्य महिला होती है उसी कैटेगरी की, यानी डाइवर्स और विडो की अगर पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं तो एसटी की जो सामान्य महिलाएं हैं उनसे इनको भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? अगर नहीं मिल पाती तो इनको सामान्यतः इनसे भरा जाएगा, लेकिन फोर्थ ग्रेड में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हजारों विडो है तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये तो हो गया ये बात। और इसमें भी एक इंटरचेंज होता है, अगर पर्याप्त विडो कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो उनको डाइवर्स से भर दिया जाता है, और अगर पर्याप्त डाइवर्स महिलाएं नहीं मिल पाती है तो उनको विडो कैटेगरी से भर दिया जाएगा, यानी इनको भी अंदर इंटरचेंज कर दिया जाता है। और नेक्स्ट है, अन्यथा अगर इनमें से आपकी पर्याप्त विडो भी नहीं मिल रही है, डाइवर्स भी नहीं मिल रही है, आपस में इंटरचेंज भी नहीं हो रहा है, और अगर सामान्य महिला भी नहीं मिल रही है, तो उस रिक्त को पूरी करने हेतु सामान्य प्रक्रिया से, यानी संबंधित श्रेणी की जो जनरल सीट्स होती है, जैसे एसटी की जनरल सीट होगी उदाहरण के तौर पे, उनसे सामान्य पुरुषों से इनको भर दिया जाएगा। इस प्रकार से रूल होता है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में, एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें तो इनका जो रिजर्वेशन होता है 12.5% होता है, और प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग होता है। यानी 7 दिसंबर 2022 से डीओपी का आदेश, अभी इसके बारे में जस्ट पहले बात कर चुके हैं, यानी प्रत्येक पहले 7 दिसंबर 2022 से पहले जो भूतपूर्व सैनिकों को वैकेंसी आती थी वो कॉमन आती थी, जनरल की अनारक्षित वर्ग से उन सीटों को माइनस किया जाता था। इसके बाद में यानी प्रत्येक कैटेगरी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। तो जो भी वैकेंसी जिस कैटेगरी में, प्रत्येक कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी दी जाती है, और जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी में सेलेक्टेड होता है, जैसे एसटी कैंडिडेट एसटी में सेलेक्ट हो गया, हो सकता है वो जनरल टॉप कर सकता है, जनरल की सीट्स ले सकता है अगर नंबर ज़्यादा हो। लेकिन अगर एसटी वाला कैंडिडेट सेलेक्टेड हो रहा है तो वो सीटें पहले अनारक्षित वर्ग सामान्य से काटी जाती थी, लेकिन अब एसटी की जो सामान्य की सीट्स है उनमें से माइनस की जाएगी। ठीक है? तो अभी इसमें जो जैसे एसटी की 4055 के आसपास सीट्स है, अगर एसटी के लगभग 70-80 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्टेड हो रहे हैं, तो ये सीट से लगभग बट इसमें 73-74 तो जनरल टॉप कर लेंगे। अगर नहीं करते हैं तो 73 सीट आपकी 4055 में से माइनस कर दी जाएगी। ये आपको इस प्रकार से प्रत्येक कैटेगरी का एनालिसिस आप कर सकते हैं। और पहले ये सीट्स है जनरल से भरी जाती थी, ठीक है, अब चेंजिंग हो चुका है। और पीएच कैटेगरी कई, यानी पीएच कैटेगरी के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, पुनः करते हैं। यानी जो आपके विशेष योगदान होते हैं पीएच कैटेगरी कई श्रेणियां होती है, यानी आपकी बीएलबी होती है, एलडीसीपी होती है, एचआई होती है, आई जो आईएमडी होती है, 5-6 प्रकार की श्रेणियां होती है। तो प्रत्येक की सीट्स अलग अलग होती है। क्या होती है? प्रत्येक की सीट्स अलग अलग होती है, उसके बारे में बात कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। प्रत्येक वर्ग की सीट्स जैसे एसटी एससी ईडब्ल्यूएस एमबीसी जनरल ओबीसी की संयुक्त कट ऑफ बनाई जाती है, यानी इनकी संयुक्त कट ऑफ बनाई जाती है। और संयुक्त कट ऑफ पे इस प्रकार से बनाई जाती है, जो प्रत्येक 5-6 कैटेगरी है एलडीसीपी की अलग बनेगी, जिसमें से आपका एसटी का वो कैंडिडेट हो सकता है उसमें, जैसे एसटी की जैसे एलडीसीपी में 500 वैकेंसी है तो एलडीसीपी में 500 वैकेंसी में से प्रत्येक कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें आएंगे, एंड टॉप 500 कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। जिस कैटेगरी में जितने कैंडिडेट सेलेक्टेड हो रहे हैं उसकी सीट सामान्य सीट से माइनस कर दी जाएगी। ठीक है? और ये हालांकि इसके बारे में बात कर चुके हैं, यानी बी एल वी की अलग कट ऑफ निकलेगी, एलडीसीपी की अलग निकलेगी, एचआई की अलग अलग निकलेगी, और इस प्रकार से प्रत्येक कैटेगरी में सीटें माइनस कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, पीएच सीट्स को प्रत्येक कैटेगरी से चयनित अभ्यर्थियों के अनुपात में संबंधित कैटेगरी की सामान्य पुरुष सीट से घटाई जाती है। ठीक है, ये तो बात हो चुकी है। फिर पीएच में अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो विशेष योग्यजन होते हैं, पीएच में मेल कैंडिडेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यानी मेल कैंडिडेट इसमें हो सकता है, और इसके अलावा इसमें फीमेल कैंडिडेट भी हो सकता है, यानी महिला और पुरुष दोनों पीएच हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं।
और इनकी जो क्राइटेरिया होता है 40% से अबोव पीएच होनी चाहिए। इसके बारे में सभी जो पीएच कैंडिडेट जानते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट पर्सन के बारे में बात करें, इसमें 2% आरक्षण होता है। और जो इसका जो मेरिट तैयार करने का रूल्स होता है वो उपरोक्त अनुसार होता है, यानी जो पीएच में किया जाएगा। तो इसमें जैसे आपका 819 वैकेंसीज है स्पोर्ट पर्सन की नॉन टीएसपी में, तो 819 में से प्रत्येक कैटेगरी का चयन किया जाएगा। यानी जो 819 में टॉप आ रहे हैं, अभी जरूरी नहीं है कि एसटी का अगर कोई 819 के रैंक में नहीं आ रहा है तो उसका सिलेक्शन करना जरूरी नहीं है। 819 की रैंक में जो कैंडिडेट टॉपर है, उसमें आपका जनरल भी हो सकता है, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस एमबीसी कौन सी भी कैटेगरी का हो सकता है, तो उनका यहाँ पे चयन होगा। अब इसमें ऐसा कंफर्म नहीं होता कि एसटी का इसमें से 819 में से रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यानी 12% का सिलेक्शन करना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है। इसमें तो हो सकता है एसटी का एक भी कैंडिडेट अगर उदाहरण तौर पर आता है तो एक का चयन होगा, अगर नहीं आता है तो 819 में से कोई अदर कैटेगरी आ रही है तो उसका चयन किया जाएगा। और जिस जिस कैटेगरी का यहाँ पे चयन किया जा रहा है उनमें से उनकी सीटें माइनस सामान्य सीटों से माइनस कर दी जाती है, ठीक है। और जो कट ऑफ निकलती है इनकी 20% की कंबाइंड कट ऑफ निकलती है। इसमें कोई अलग अलग जैसे पीएच में अलग अलग आपकी श्रेणियां होती है, बीएलबी एलडीसीपी आईएमडी अलग अलग होती है, इस प्रकार से इसमें अलग अलग नहीं होती, कंबाइंड कट ऑफ निकलती है और प्रत्येक कैटेगरी से सिलेक्शन किया जाता है। जिस जिस कैटेगरी के जितने बंदे इसमें सिलेक्टेड होती है उनकी सीटें सामान्य प्रकार से माइनस कर दी जाती है। नेक्स्ट आपका, अभी ये बहुत महत्वपूर्ण टीएसपी रूल्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? टीएसपी रूल्स के बारे में। अभी जो आपका रिजल्ट आया आपके जो पीडीएफ है 35,000 पेज की, उसमें देर का है कि यानी चाहे कौन सी कैटेगरी हो, चाहे आपकी जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, ठीक है। तो उनमें क्या कि जो आपका कॉलम है लास्ट वाला उसमें टीएसपी दे रखा है, उसमें यस कर रखा है। तो अब आपके सामने कंफ्यूजन है कि टीएसपी का कैंडिडेट क्या नॉन टीएसपी लिस्ट में क्यों आ रहा है, कैसे आ सकता है, क्या इसके रिगार्डिंग कोई रूल्स रेगुलेशन है? तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट का रूल्स है, यानी डीओपी कार्मिक विभाग का रूल है कि कोई नॉन टीएसपी जो अधिसूचित क्षेत्र है आपको, ये साउथ साउथ क्षेत्र राजस्थान का है, वहाँ पे अधिसूचित क्षेत्र इसको कहा जाता है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आपको बताना होता है कि मैं नॉन टीएसपी क्षेत्र से हूँ या टीएसपी से हूँ। यानी जो नॉन टीएसपी कैंडिडेट है वो टीएसपी एरिया का लाभ नहीं ले सकता, लेकिन जो टीएसपी कैंडिडेट है, टीएसपी एरिया का कैंडिडेट, वो टीएसपी के साथ साथ में नॉन टीएसपी का भी लाभ ले सकता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है, लोग क्यों भरते हैं? क्योंकि अब उनसे जो जो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनकी जो मेरिट निकाली जाती है वो नॉन टीएसपी में भी आ सकते हैं और टीएसपी कैटेगरी में भी रह सकते हैं। जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त पर इनसे चॉइसेस मांगी जाती है कि आप नॉन टीएसपी में रहना चाहते हैं या टीएसपी कैटेगरी में रहना चाहते हैं। अगर ये लोग चॉइसेस नहीं भरते हैं, नहीं बताते हैं, तो बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट यानी जो कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीसी हो, चाहे कौन सा विभाग हो, इनको ऑटोमेटिकली टीएसपी कैटेगरी में कंसिडर कर दिया जाता है। और अगर ये कैंडिडेट वहाँ पे डिक्लेरेशन करते हैं या घोषणा करते हैं कि मैं नॉन टीएसपी में शामिल होना चाहता हूँ, तो जो मेरिट तैयार की जाएगी वो नॉन टीएसपी की मेरिट के अकॉर्डिंग उनका चयन होगा। अगर वो नॉन टीएसपी की मेरिट में आते हैं तो उनका चयन हो जाएगा, चाहे भले ही नॉन टीएसपी की मेरिट कम जाती हो टीएसपी की अपेक्षा। अगर वो नॉन टीएसपी फिलअप करते हैं, अगर उनका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं, नॉन टीएसपी में नहीं होता है, तो वो टीएसपी में अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो टीएसपी का कैंडिडेट प्रत्येक श्रेणी नॉन टीएसपी की सीट्स पर आ सकता है प्रत्येक कैटेगरी में, ठीक है। जो कौन सी भी कैटेगरी है, जो आपका जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, यानी टीएसपी का नॉन टीएसपी में आ सकता है प्रत्येक श्रेणी का। और सत्यापन के समय उसे नॉन टीएसपी का विकल्प देना होगा तथा वह नॉन टीएसपी की कट ऑफ के अंतर्गत शामिल होगा। विकल्प न देने पर टीएसपी में ही उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसमें कंप्लीट रूप से बात कर चुके हैं कि जो आपका जो फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट जारी किया गया है वो किस प्रकार से जारी किया गया है, आपको किस प्रकार से अपनी रैंक चेक करनी है, चाहे वो आपकी कौन सी भी कैटेगरी हो, आरक्षित कैटेगरी हो, अनारक्षित कैटेगरी हो, और उसमें जनरल किस प्रकार से टॉप करते हैं, महिलाएं किस प्रकार से टॉप करती है। उसके अलावा पीएच का क्या रूल्स है, एक्स सर्विसमैन का क्या रूल है, स्पोर्ट पर्सन का क्या रूल है, ओरिजेंटल रिजर्वेशन में किस प्रकार सीटों का बंटवारा या उनको डिवाइडेड किया जाएगा, किस प्रकार से माइनस किया जाएगा, और टीएसपी एरिया का रूल्स क्या है, उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर किसी भी फ्रेंड्स को किसी प्रकार की कोई क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताना और आपकी रैंक बताना, कि लगभग मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया दे दूंगा कि आपका इसमें सिलेक्शन एक गुना में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जो आसपास कैंडिडेट है यानी जो आसपास से जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उनके लिए खुशखबरी यही है कि आपका कई जो वेरिफिकेशन सत्यापन होगा उसमें कई कैंडिडेट एब्सेंट रहेंगे, तो जो बॉर्डर लाइन पे उनका भी अब सिलेक्शन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब जो फाइनल मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं, जो फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी यानी कैसे की जाएगी उसके बारे में बात कर चुके हैं। फाइनल मेरिट में जो आपका लंबोत आरक्षण है, यानी लंबोत आरक्षण के अंतर्गत आपका जनरल आ गया, जिसमें टीएसपी नॉन टीएसपी आ गया तो जिसमें से मैक्स टू मैक्स फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी आपकी? मैक्स टू मैक्स फाइनल कट ऑफ है 8 से लेकर 10 नंबर बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 8 से लेकर 10 नंबर मैक्स टू मैक्स बढ़ेगी। इसमें से कई कैटेगरी में हो सकता है थोड़ी बहुत कम भी रह सकती है, बट ये तो मैक्स टू मैक्स कट ऑफ है, जैसा कि आप सभी को अंदाजा आप लोगों ने देख लिया होगा।
एंड लंबवत आरक्षण में औसत बता रहे हैं प्रत्येक कैटेगरी में 8 से लेकर 10 नंबर बढ़ेगी। अगर इतने आपके एक्स्ट्रा है तो आप बिल्कुल सेफ हो, यानी इसमें 2 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। और क्षैतिज आरक्षण के बारे में बात करें, क्षैतिज आरक्षण में क्योंकि पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, उनके दस्तावेज में कुछ कमियां होती है, कई कारण होते हैं, सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, तो फिर कर्मचारी चयन बोर्ड को पुनः एडिशनल रिजल्ट जारी करना पड़ता है। तो अनावश्यक समस्या से बचने के लिए 5 से 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। इस कारण से इनकी कट ऑफ है मात्र 1 नंबर से कम रही है, ठीक है, लेकिन ये कट ऑफ काफी जंप मारेगी। तो जिनके अब इसमें से जंपिंग के बारे में बात करें, वेरिएंस के बारे में बात करें, कट ऑफ का तो 15 से लेकर 20 नंबर इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। और एक्स सर्विस मैन के बारे में बात करें तो एक्स सर्विस मैन में आपके जो वैकेंसीज है, यानी 7-8 हज़ार के आसपास वैकेंसी है, सिर्फ जनरल की पोस्टें यहाँ पे भरी जा रही है और थोड़ी बहुत आपकी ओबीसी की है। और इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है उनकी कोई सीट्स नहीं भरी जा रही है, क्योंकि वो जनरल में टॉप कर लेंगे, वहाँ जा रही है। तो उनकी जो इसके अलावा जो अन्य कैटेगरीज है उनकी जो सामान्य सीट्स की संख्या है वो माइनस नहीं की जाएगी, तो अन्य अभ्यर्थी उनके लिए फायदा है। तो जनरल के अलावा यानी जनरल में लगभग पूरी सीटें फिलअप हो रही है, और इसके अलावा ऑल कैटेगरी सीट्स पर सभी पास है, यानी लगभग सीट्स खाली हो रही है। तो इस कारण से जो सामान्य सीटें हैं प्रत्येक कैटेगरी के जनरल के अलावा, उनमें ज़्यादा लॉसेज नहीं होगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की सीटें उनमें से माइनस नहीं की जाएगी। फिर आपका प्रीनिरीक्षा फॉर्म के बारे में बात करें, यानी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपका प्रीनिरीक्षा फॉर्म आपके जल्द ही फरवरी माह से ओपन कर दिए जाएंगे एसोसिएशन आईडी के माध्यम से। और इसके बारे में यानी प्रीनिरीक्षा फॉर्म के बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें बात करेंगे कि आपको प्रीनिरीक्षा फॉर्म में किस प्रकार से दस्तावेज अपलोड करने हैं एसोसिएशन आईडी के माध्यम से, यानी और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या फॉर्मेट है, किस प्रकार से आपको शपथ पत्र तैयार करना है, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और दस्तावेज सत्यापन, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है तो मार्च अप्रैल में आपको दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे। इसकी नोडल एजेंसी आपकी माध्यमिक जो शिक्षा विभाग है बीकानेर के माध्यम से किया जाएंगे। और क्योंकि इसमें एक फायदा यह है, यानी जिन कैंडिडेट का अगर 1 गुना में सिलेक्शन हो रहा है, जिनके मार्क्स अधिक है, तो वो लोग तो ये चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम हो और फाइनल रिजल्ट जारी हो और जल्द से जल्द उनको नियुक्ति मिले, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2 गुना में क्वालिफाई हुए हैं और उनके नंबर आसपास है, ज़्यादा नहीं है कट ऑफ से, तो वो तो वेट करते हैं कि राजस्थान में और जितनी भी प्रक्रियाधीन भर्तियाँ पाइपलाइन में प्रोसेसिंग में, उनकी जल्दी एग्जाम कंडक्ट हो, रिजल्ट जारी हो और उनको पोस्टिंग मिले, तो ताकि अपन को भी जो नीचे वाले अभ्यर्थी उनको भी उनका भी नंबर आ जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि नंबर कम है तो जो अभ्यर्थी एब्सेंट रहेंगे तो उनको फायदा मिल जाएगा, जो टॉपर लोग एब्सेंट रहेंगे तो उनके लिए तो उनके हिसाब से तो जो वेरिफिकेशन है वो लेट होना चाहिए, ठीक है। अब वो सरकार का बोर्ड का निर्णय कब तक करवाता है। और रिजल्ट के बारे में बात करें, अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आती है तो मई जून 2000 यानी आपका जो रिजल्ट है मई जून 2026 4-5 महीने में रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और इसमें से जो आपका वेरिफिकेशन होगा उसमें लगभग 10,000 प्लस कैंडिडेट एब्सेंट रहेंगे। कितने? 10,000 प्लस कैंडिडेट इसमें एब्सेंट रहेंगे। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि लगभग राजस्थान में 25,000-30,000 वैकेंसीज है, 25,000-30,000 वैकेंसीज यहाँ पे और लोग सेलेक्टेड होंगे, तो आपको ध्यान रखना है या भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि अब इसमें जरूरी नहीं कि 4th ग्रेड में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है क्या वो उसमें राजस्थान पुलिस में उसका सिलेक्शन हुआ हो, या अन्य भर्ती में उसका सिलेक्शन हुआ हो, या राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट का यहाँ पे 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ हो, ठीक है। मैं तो इस चीज़ को जो आपकी 25-26,000 वैकेंसीज है उसमें 40% मान रहा हूँ, 40% का रेशियो मान रहा हूँ मैक्स टू मैक्स, यानी 40% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका यहाँ पे चयन हुआ होगा, या अन्य भर्तियों में हुआ होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में हुआ होगा, तो आप मैक्स टू मैक्स 40,000 कैंडिडेट मान सकते हैं यहाँ पे। इसमें अब एवरेज लगा सकते हैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, लगभग प्रत्येक कैटेगरी में कितने कैंडिडेट होंगे, तो 10,000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे। तो जो ऐसे अभ्यर्थी, यानी आपकी 54,000 सीट्स है, तो लगभग 64,000 के आसपास आपकी सीट्स हो जाएगी इनके एब्सेंट होने से। जो अभ्यर्थी 2 गुना में क्वालिफाई हुए हैं और उनका अगर यहाँ पे 1 गुना में नंबर नहीं आ रहा है और आसपास बॉर्डर लाइन पे है, तो उनका यहाँ पे अंतिम चयन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब ऐसा नहीं है कि जो 2 गुना में क्वालिफाई हो रहा है उनके नंबर बॉर्डर लाइन पे हैं, क्या उनकी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल उनकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी जो 1 गुना के आसपास है उनकी संभावना है, और जो लास्ट में 2 गुना में लास्ट कट ऑफ के आसपास पास हुए हैं उनके यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उनका चयन होगा। और जो कई अभ्यर्थी ऐसे सोच रहे हैं क्या इतनी बड़ी पोस्टें खाली हो जाएगी तो क्या 2 गुना में जिनका अभी तक चयन नहीं हुआ है क्या उनको पुनः मौका मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी 2 गुना में जिन सेलेक्टेड हुए हैं उनका ही नंबर आना मुश्किल है, तो जो जिनका चयन 2 गुना में नहीं हुआ है उनका तो कहाँ से आएगा। और इसके बाद में जैसे आपका अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो आरक्षित सूची एंड वेटिंग लिस्ट का रूल्स होता है, 1 वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष के मध्य में लगभग 3 से लेकर 5,000 कैंडिडेट और होंगे इनमें से, कि इनकी वो रिजल्ट आ जाएंगे या वो ज्वाइन नहीं करेंगे, जो भी रीजन हो, तो 3 से लेकर 5,000 लोगों के और इसमें वेटिंग लिस्ट निकलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा कि बॉर्डर पे जो लोग हैं उनका नंबर आसपास है या ज़्यादा वेरियंस नहीं है कट ऑफ से, तो उनकी यहाँ पे सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस वीडियो के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं कि आपका जो रैंक आपको किस प्रकार से चेक करना है,
और उसके अलावा आपकी जो कट ऑफ कितनी जाएगी, आरक्षित सूची कब तक जारी होगी, रिजर्वेशन के रूल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको फ्रेंड्स आपको जो रिजर्वेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग चेक करना है, यानी पहले आपको रिजर्वेशन का पता होना चाहिए किस प्रकार से सीटों की सीटें माइनस होगी, किस प्रकार से इनका समायोजन किया जाएगा, पीएससी कैसे होगा, एक्स सर्विसमैन से कैसे होगा, स्पोर्ट्स से कैसे होगा, और जनरल में कौन कौन टॉप कर सकता है, सामान्य महिला में कौन कौन टॉप कर सकती है, और जो रिलेवेंट कैटेगरी आरक्षित कैटेगरी होती है उनकी महिलाएं सामान्य पुरुषों की सीट भी ले सकती है, उन चीज़ का आपको विश्लेषण या ध्यान में रखते हुए आपको एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस आपको किस प्रकार से करना है, हालांकि कई लोगों ने कर लिया होगा। तो जैसे आपके पास मोबाइल हो या आपके पास में लैपटॉप हो या पीसी हो, ठीक है, जो भी हो, तो उसमें जो आपकी पीडीएफ उसमें आप कंट्रोल ऑफ या सर्च करके देखना कि आपकी रैंक के कौन सी आ रही है। पहले तो आपको जनरल से चेक करना है, फिर आपकी कैटेगरी चेक करना है, उसमें कितनी महिलाएं टॉप कर रही है, पीएच कितने कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन कितने हैं, स्पोर्ट पर्सन कितने। उसके बाद में आप अपनी कैटेगरी का एनालिसिस लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।